Hi, welcome to all of you on Chemistry Unfold प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट के डिमांड पे एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक लार्ज रेंज को कवर अप करता है। मुझे नहीं पता है टॉपिक कब ख़त्म होगा, कितना दिन लगने वाला है। हाँ, बट ये मैं एज्यूम कर सकता हूँ एटलीस्ट कि नियर अबाउट 25 से 23 दिन, मे बी मोर देन दैट, जिसमें हम सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। आने वाले 20 से 25 लेक्चर हम सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड को देने वाले हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को कोवलेंट बॉन्ड को लेके ही डाउट है। बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट हो गया है उन बच्चों को, जिसकी वजह से उसे ना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैकेनिज्म समझ में आता है, ना ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट या उसका लॉजिकल अप्रोच समझ में आता है, जिसकी वजह से वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी रटना स्टार्ट कर देता है। उसे ऐसा लगता है ऐसा कुछ होता है, बस इसे याद कर लो। जबकि रियलिटी ये है, ईच एंड एवरी पॉइंट देयर इज़ अ लॉजिक। बिना लॉजिक कुछ भी नहीं रटना है, ना ही कोई यहाँ पे एक्सेप्शन होती है। देयर इज़ नो मोर एक्सेप्शन इन द केमिस्ट्री, देयर इज़ अ डेविएशन। और डेविएशन यदि है तो उसका प्रॉपर लॉजिक है, वो डेविएशन क्यों हुआ है। बिना रीज़न कोई भी चीज़ आपको रटना नहीं है, ना ही बिना रीज़न कोई चीज़ आपको पढ़ना है। और उसको समझने के लिए या बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए केमिकल बॉन्ड में कोवलेंट बॉन्ड को डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसी के साथ, केमिकल बॉन्डिंग को। हम ये एज्यूम करते हैं आप सब पहले इसके स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़ रखे हैं। यदि आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम को नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ एक बार जाके उस चैप्टर्स को पढ़िए, वरना ये चैप्टर्स बाउंस करने वाला है। चूँकि हम यहाँ पे सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग के रिलेटेड बातें करेंगे, हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। ओके, मैं एज्यूम करता हूँ आप सबने केमिकल बॉन्ड को पढ़ने से पहले आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ के आए हुए हैं। केमिकल्स, केमिकल्स जितने भी एटम मॉलिक्यूल आयन हैं, सबके सब केमिकल ही तो हैं। किसी भी एटम या मॉलिक्यूल्स को बाइंड करने के लिए हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की ज़रूरत होती है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज अ बॉन्ड। मतलब बॉन्ड इज नथिंग एल्स, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बॉन्ड हमारा दो तरह से होता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा दो तरह से होता है। या तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगा या तो वीकर होगा। मतलब हम यदि क्लासीफाई करें बॉन्ड्स को तो ये बॉन्ड हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, नहीं तो हमारा वीक बॉन्ड होगा। यदि मैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्लासिफिकेशन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड हमारा आयनिक बॉन्ड होता है। इससे वीकर बॉन्ड हमारा कोवलेंट बॉन्ड होता है। इससे वीकर बॉन्ड हमारा कोऑर्डिनेट होता है। इससे भी वीकर बॉन्ड हमारा मेटालिक बॉन्ड होता है। यदि मैं वीकर बॉन्ड की बात करूं या वीक बॉन्ड की बात करूं तो वीक बॉन्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो हमारा है हाइड्रोजन बॉन्ड। इससे वीकर बॉन्ड हमारा है वेंडरवॉल। बॉन्ड। इससे भी वीकर बॉन्ड हमारा है लंदन बॉन्ड। ये हमने क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स किया है ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो स्ट्रॉन्गर या तो वीकर।
टारगेट हमारा यहाँ पे आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वनरेबल बॉन्ड्स और लंडन बॉन्ड्स को टीच करना नहीं है। ये बेसिक पार्ट्स हैं जो बच्चे 11th-12th क्लास से पढ़ते आते हैं। हमारा इस टॉपिक को स्टार्ट करने का मोटिव है उन सभी एंट्रांस स्टूडेंट को हेल्प करना जिसे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैकेनिज्म समझने में डिफ़िकल्टी आ रही है, या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस या उसके बॉन्डिंग को समझने में डिफ़िकल्टी आ रही है। और उनको समझने के लिए यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड को समझना सबसे ज़रूरी, जो कि एंटायर रेंज कवर कर रखा है। और हम आने वाले जितने भी वीडियो लेक्चर बनाएंगे वो सबका सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड से रिलेटेड होगा। जब ये लेक्चर खत्म होगा, आई मीन ये इंटायर सीरीज जब खत्म होगा, फिर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को प्लान किए हैं रीच करने का। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड को समझते हैं डिटेल में, जितना डिटेल हो सके। हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जाएंगे, जिसमें सबसे अधिक बेनिफिट उन सभी एंट्रांस स्टूडेंट को होगा जो IIT JEE या JEE एडवांस या गेट या नेट का प्रिपरेशंस कर रहा है। नेट के बच्चों को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। जो उन्हें तो पूरी कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड थ्योरी पढ़नी होती है, रिएक्शंस मैकेनिज्म की बात करें, या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जो जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो उसको समझने में भी केमिकल बॉन्डिंग की ज़रूरत सबसे ज़्यादा और सबसे अधिक कोवेलेंट बॉन्ड की ज़रूरत पड़ती है। Let us start with the covalent bond. यदि कोवेलेंट बॉन्ड की बात करूं तो कोवेलेंट बॉन्ड बोलने का मतलब ही होता है ओवरलैपिंग। तो दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब सवाल ये उठता है ओवरलैपिंग हुआ कैसे। यहाँ पे ओवरलैपिंग किसी भी एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप से जो बॉन्ड बनता है हम उसे बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब ओवरलैपिंग किसी भी दो एटम्स के बीच हो सकता है। माना कि ए और बी दो एटम है, इसके पास में एक एटॉमिक ऑर्बिटल, इसका भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करता है, जिसमें से इस एटॉमिक ऑर्बिटल्स के पास में एक ही इलेक्ट्रॉन है और ये वैकेंट ऑर्बिटल्स है। दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरलैपिंग। यहाँ पे एटम ए है जिसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा एटम बी है जो वैकेंट है बट ओवरलैप करता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। हम इसे बोलते हैं टू सेंटर्ड वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। पॉसिबिलिटी दूसरा क्या है, एटॉमिक, माना कोई एटम ए है जिसका एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये रहा, इसके पास में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये एटॉमिक कोई एटम बी है जिसका एटॉमिक ऑर्बिटल वैकेंट है, ओवरलैप करता है और बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। हम इसे बोलेंगे टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम। टू सेंटर्ड क्यों, क्योंकि दो एटम इन्वॉल्व हो रहा है, तो दो एटम का दो न्यूक्लियर, दिस इज कॉल्ड टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, माना कोई एटम ए है और दूसरा एटम बी है, ए के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और बी के पास भी एक इलेक्ट्रॉन्स है और ओवरलैप करता है और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। हम इसे भी बोलेंगे टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगली पॉसिबिलिटी क्या है, माना एटम ए है और दूसरा एटम बी है, इसका एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो वैकेंट है, इसका भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स वैकेंट है पर ओवरलैप करता है, और कोई तीसरा एटम सी है जिसका एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन दोनों को ओवरलैप करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और इलेक्ट्रॉन्स इसके पास में, इमेजिन कर लो कि दो इलेक्ट्रॉन्स है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। यहाँ पे कितने सेंटर्ड गए, 1 2 3, हम इसे बोलेंगे थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ऐसे और भी कई सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं। जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे चैप्टर्स में, आपको इसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन देते जाएंगे। एक आइडिया लग गया होगा यहाँ से ओवरलैपिंग है क्या। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहा है बॉन्ड के फॉर्मेशंस में। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो किसी भी एटम के वैलेंस सेल में प्रेजेंट है। सिर्फ वैलेंस सेल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करता है, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप किया है, ये कौन सी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ऐसे है कि पी है कि डी है कि एफ है, विच वन। उसको जानने के लिए
हमें ऑर्बिटल्स थियरी को पढ़ना पड़ेगा। लेट अस सी द ऑर्बिटल थियरी क्या है। तो अगली हेडिंग हमारी है ऑर्बिटल थियरी। ऑर्बिटल थियरी में ऑर्बिटल्स क्या, तो ये तो पता है, a region in a space about the nuclei of an atom where probability of finding the electron is maximum is known as orbital। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अबाउट स्पेस में वो रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पाने की संभावना सबसे ज़्यादा है, हम उसी ऑर्बिटल्स कहते हैं। ये ऑर्बिटल्स आपके 4 डिफरेंट टाइप्स के स्टडी करेंगे हम यहाँ पे। ये ऑर्बिटल्स एस हो सकता है, ये ऑर्बिटल्स पी हो सकता है, ये ऑर्बिटल डी हो सकता है और ये ऑर्बिटल एफ हो सकता है। लेट अस टॉक अबाउट द एस ऑर्बिटल्स। एस ऑर्बिटल्स क्या है, हम उतना डिटेल नहीं जाएंगे एस ऑर्बिटल्स। मैंने पहले बोला है, आप, मैं एज्यूम कर रहा हूँ आप सब पहले से स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़े हुए हैं, बट हम ब्रीफ जितना हमें ज़रूरत उतना हम ज़रूर यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे एस ऑर्बिटल्स के बारे में। हम एस ऑर्बिटल्स के शेप की बात करें, आपको पहले से पता है शेप ऑफ एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल, स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल शेप होने की वजह से ये इमेजिन करो न्यूक्लियाई है और ये हमारा स्फेरिकल शेप ऑफ एस ऑर्बिटल्स, स्फेरिकल ये रहा। आप कह रहे हैं कि ऑर्बिटल्स वो रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स पाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, मतलब ये वो रीजन है, स्फेरिकल वो रीजन है जहां पे चार्ज डेंसिटी पाने की संभावना सबसे ज़्यादा है और शेप स्फेरिकल है, तो चार्ज डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म होगा अबाउट द न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम इन एस ऑर्बिटल। जब चार्ज डेंसिटी इसमें यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यूनिफॉर्म है अबाउट द न्यूक्लियाई, तो न्यूक्लियस का इफेक्ट उस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पे भी कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। मतलब एक यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्कआउट करेगा किस पे, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पे जो स्फेरिकली प्रेजेंट है अबाउट द न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम। और इस यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्कआउट करेगा और यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्कआउट करने की वजह से इसका शेप जो है और साइज जो है वह डिक्रीज हो जाएगा कुछ इस तरह से। मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड और डेंसर हो गया, पहले से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डेंसर था क्योंकि स्फेरिकल शेप की वजह से, और ये साइज और डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज साइज होने की वजह से क्या हो गया, अब वॉल्यूम घटा, चार्ज डेंसिटी बढ़ गया। मतलब न्यूक्लियस को मोर इफेक्टिवली कवर अप कर रखा है इस स्फेरिकल शेप ऑफ ऑर्बिटल ने। ये जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ साइज का, इस कॉन्ट्रैक्शन का भी एक इफेक्ट इंट्रोड्यूस होगा अब एटम में, और वो कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट क्या है, वो कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट है पेनिट्रेशन इफेक्ट। बट वो इफेक्ट तभी इंट्रोड्यूस होगा किसी भी एटम में जब किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या या उसके नंबर एक से ज़्यादा होगा। यदि किसी एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसके बातों में इमेजिन कोई ऑर्बिटल ही नहीं है, कोई शेल ही नहीं है, कोई और फिनोमेना इंट्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट तब इंट्रोड्यूस होगा जब कि इस एटम में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। जब किसी भी एटम में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो इस कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, एंड द इफेक्ट इज नोन एज द पेनिट्रेशन इफेक्ट। लेट अस सी कि पेनिट्रेशन इफेक्ट होता क्या, उसको भी जानते हैं डिटेल में। तो अगली हेडिंग हमारा पेनिट्रेशन इफेक्ट। ये पेनिट्रेशन इफेक्ट हमने बोला, ये पेनिट्रेशन इफेक्ट कोई भी एटम तभी शो करेगा जब उसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर्स एक से ज़्यादा होगा। इमेजिन कर लो कोई एटम है, इसका ये फर्स्ट सेल है, थोड़ा सा मैं इसको लार्जर दिखा रहा हूँ, ये इमेजिन कर लो ये फर्स्ट सेल है, दिस इज कॉल्ड द 1s ऑर्बिटल,
और ये दूसरा सेल है, दिस इज कॉल्ड द 2s एंड 2p। यदि मुझे 2s और 2p को भी दिखाना हो तो s का शेप तो स्फेरिकल होता है, यहाँ पे 2s का शेप भी स्फेरिकल होगा, पर 2p का शेप कैसा होगा, 2p का शेप यहाँ पे डम्बल होगा। लाइक दिस। p का जो शेप है वो हमारा डम्बल शेप है। डम्बल में मतलब p ऑर्बिटल्स में जो चार्ज की डेंसिटी होगी वो सिर्फ इसी रीजन में होगा, रेस्ट ऑफ द रीजन वैकेंट है। मतलब p ऑर्बिटल्स की चार्ज डेंसिटी इसी रीजन में सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेड है, जबकि s ऑर्बिटल्स में चार्ज डेंसिटी सिमेट्रिकल रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इमेजिन कर लो कि अभी s ऑर्बिटल्स खाली है और 2s और 2p भी खाली है, तो 1s का बाउंड्री ये रहा होगा और इस बाउंड्री के जस्ट ऊपर नोड्स होगा, इस बाउंड्री के जस्ट ऊपर नोड्स होगा। नोड्स क्या होता है, नोड्स वो रीजन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम होती है, ज़ीरो होती है, ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है। ये रीजन, इस रीजन के अंदर ये जो ब्लैक कलर का बाउंड्री, इसके नीचे 1s ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा और इस रेड कलर के बाउंड्री और इस ब्लैक कलर के बाउंड्री के बीच में 2s और 2p का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा। हम 1s में इलेक्ट्रॉन्स को एंटर कराते हैं, जैसे 1s में इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेगा तो 1s में इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते ही 1s का बाउंड्री स्मॉलर हो जाएगा। अभी जस्ट देखा आपने, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन होगा, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 1s की जो बाउंड्री होगा स्मॉलर हो जाएगी। तो 1s की बाउंड्री जैसे स्मॉलर हुआ, अब 1s का चार्ज डेंसिटी इस वाले रीजन में है, इस स्फेरिकल रीजन में, तो एक न्यू नोड्स जो डेवलप होगा वो यहाँ पे डेवलप होगा, क्योंकि जहाँ पे चार्ज डेंसिटी है उसके बाउंड्री से कॉन्टैक्ट में ही नोड्स डेवलप होगा, तो यहाँ पे नोड्स होगा। इसका मतलब है कि इस वाले पॉइंट्स और ये 2s का जो रीजन है यहाँ से लेके यहाँ तक किसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, 2s का। मानो कि इलेक्ट्रॉन्स हमारा 2s या 2p में भी प्रेजेंट है, तो जैसे ही 1s में इलेक्ट्रॉन्स गया होगा ये साइज डिक्रीज हुआ, और जब 2s में इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेगा तब 2s की जो चार्ज डेंसिटी है या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो इस नोड्स और 2s के बीच के रीजन में है, जो कि 2s का शेप स्फेरिकल है और स्फेरिकल रीजन का नोड्स तो यहाँ पे, पर नोड्स के बाद का जो रीजन है वहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी होगी वो किसकी होगी, 2s की होगी और 2p की भी होगी। अभी एज्यूम यही करें 2s और 2p की होगी, पर 2s का शेप स्फेरिकल होने की वजह से न्यूक्लियस का इफेक्ट सिमेट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वर्कआउट करेगा, और सिमेट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्कआउट करने की वजह से 2s का जो बाउंड्री ये है वो भी कॉन्ट्रैक्शन होगी और 2s की न्यू बाउंड्री डेवलप होगा लाइक दिस। मान लो ये जो बाउंड्री हमने दिखाई, अब ये 2s की न्यू बाउंड्री है, बट अब 2s की न्यू बाउंड्री बन तो गई, पर चार्ज डेंसिटी अभी भी कहाँ से कहाँ तक, अभी चार्ज डेंसिटी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो रीजन है इस रीजन में 2s इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज डेंसिटी प्रेजेंट होगा। मतलब देखा जाए तो ये 1s का रीजन था, 1s की बाउंड्री था, पर अब 2s की बाउंड्री 1s के रीजन में एंटर हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 1s की बाउंड्री चेंज हो गया था। क्यों चेंज हुआ था, जब जैसे 1s में इलेक्ट्रॉन सेंटर हुआ तो 1s के s ऑर्बिटल से कॉन्ट्रैक्शन हो गया, तो न्यू बाउंड्री यहाँ पे आके बन गई। पहले उसकी बाउंड्री कहाँ थी, यहाँ पे। जैसे 2s में इलेक्ट्रॉन सेंटर हुआ 2s की भी साइज डिक्रीज हुआ, और डिक्रीज होने के बाद क्या हुआ, अब इसकी बाउंड्री यहाँ से लेके यहाँ तक की है। मतलब 1s की चार्ज डेंसिटी जो है वह 2s की जो चार्ज डेंसिटी वो 1s के बाउंड्री में एंटर हो गया। 1s के बाउंड्री में एंटर होने की फिनोमेना को ही पेनिट्रेशन बोलते हैं, कि 2s की चार्ज डेंसिटी 1s के चार्ज डेंसिटी के एरिया में एंटर हो गया है। चूंकि अब 1s यहाँ से, पर होना चाहिए था यहाँ से, पर ये चार्ज एंटर होने की इलेक्ट्रॉन एंटर होने की वजह से यह शेप हमारा डिक्रीज हो गया और चार्ज डेंसिटी इसी रीजन में प्रेजेंट हो गया, और 2s की बाउंड्री होना चाहिए था यहाँ तक, पर अब वो एंटर हो गया यहाँ तक। क्यों, चूंकि ये बाउंड्री अब डिक्रीज होकर यहाँ पे चला गया है। तो हम ये एज्यूम करेंगे कि 2s की चार्ज डेंसिटी यहाँ से लेकर यहाँ तक है। मतलब 2s का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है या चार्ज डेंसिटी का जो क्लाउड है वो 1s के रीजन में एंटर हो गया, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज अ पेनिट्रेशन, कि 2s की चार्ज डेंसिटी 1s के चार्ज डेंसिटी को पेनिट्रेट कर दिया है,
उसके बाउंड्री में, उसके रीजन में एंटर हो गया है, दिस इज कॉल्ड द पेनिट्रेशन। अब सवाल उठता है कि 2s और 2p में 2s का ही कॉन्ट्रैक्शन क्यों हुआ, 2p कॉन्ट्रैक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 2s का शेप स्फेरिकल है, यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्कआउट कर रहा होगा न्यूक्लियस का पूरे s ऑर्बिटल्स पे सिमेट्रिकली, और सिमेट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से 2s ऑर्बिटल का कॉन्ट्रैक्शन जो होगा फास्टर होगा देन द 2p ऑर्बिटल्स, क्योंकि 2p ऑर्बिटल्स में जो चार्ज डेंसिटी है वो एक पर्टिकुलर रीजन में है, इसी रीजन में चार्ज डेंसिटी प्रेजेंट है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना इफेक्टिव यहाँ पे नहीं होने वाला है जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक सिमेट्रिकल रीजन पे होने वाला है। ये वजह है कि 2s और 2p में 2s कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा और 2p कॉन्ट्रैक्शन उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना कि 2s कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। मतलब ये 2s की बाउंड्री जो यहाँ दिख रहा है, इस बाउंड्री के अंदर 2p कभी नहीं होगा, जब भी होगा बाहर। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 2p उतना इफेक्टिव नहीं जितना कि 2s पे है। तो 2s कॉन्ट्रैक्शन हुआ और 2s की चार्ज डेंसिटी 1s के रीजन में एंटर हो गया। द ओवरऑल इफेक्ट इज नोन एज द पेनिट्रेशन इफेक्ट। होप सो कि ये टर्म्स आपको समझ में आ गया होगा कि पेनिट्रेशन इफेक्ट है क्या। सिंपल वर्ड्स में, एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दूसरे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में एंटर करने के फिनोमेना को पेनिट्रेशन बोलते हैं। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये टर्म्स आपको होप सो कि समझ में आ गया होगा। देखो, साइज 1s ऑर्बिटल से कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पेनिट्रेशन इफेक्ट डेवलप्ड हुआ। इस पेनिट्रेशन इफेक्ट डेवलप्ड होने की वजह से एक न्यू इफेक्ट फिर से इंट्रोड्यूस होगा एंड द इफेक्ट इज नोन एज अ शील्डिंग इफेक्ट। अब वो शील्डिंग इफेक्ट क्या है उसको भी समझते हैं यहीं पे। ओके, शील्डिंग इफेक्ट को देखते हैं। अभी आपने देखा कि 1s का रीजन कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, 2s का रीजन कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद कुछ ये था, और 2p उसके इमेजिन कर लो कि एक्चुअल में सेकेंड सेल की ओरिजिनल बाउंड्री ये था और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद सेकेंड सेल आ गया है यहाँ पे। 1s की ओरिजिनल बाउंड्री ये था, कॉन्ट्रैक्ट होके आ गया यहाँ पे, ये 1s और ये 2s। अब 2p होना चाहिए था यहाँ पे, पर ये 2s का साइज छोटा होने की वजह से चार्ज डेंसिटी बढ़ गई, और चार्ज डेंसिटी बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस का इफेक्ट अब 2p ऑर्बिटल्स पे कम होगा। और 2p ऑर्बिटल्स पे जब न्यूक्लियस का इफेक्ट कम होगा, क्यों? शील्डिंग की वजह से न्यूक्लियस को शील्ड कर दिया 1s ने भी, और 2s ने भी टाइटली शील्ड कर दिया। अब इसके शील्डिंग की वजह से न्यूक्लियस का इफेक्ट, आई मीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस पर कम होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो जो 2s का इलेक्ट्रॉन है और जो 2p का इलेक्ट्रॉन, उसके बीच में रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, और उस रिपल्सन की वजह से जो 2p का ओरिजिनल बाउंड्री ये था, अब ये ना होने की वजह अब एक न्यू बाउंड्री में चला जाएगा। वो कुछ इस तरह से, लाइक दिस। मैं इसको दिखाऊं लाइन से, तो ये रहा 1s का बाउंड्री, ये था बाउंड्री 2s का और 2p का, पर चार्ज कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 2s चला गया अंदर, और रिपल्सन की वजह से 2p चला जाएगा बाहर। ये बाउंड्री अब 2p का, ये बाउंड्री आपका 2s का, ये बाउंड्री 1s का। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि चार्ज डेंसिटी की वजह से 2s का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, 2s का कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से अब न्यूक्लियस को टाइटली शील्ड कर दिया, टाइटली शील्ड हुआ तो 1s और 2s दोनों मिलकर न्यूक्लियस को शील्ड कर दिया। जब 1s और 2s दोनों न्यूक्लियस को शील्ड करेगा, शील्डिंग की वजह से न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 2p पे घटेगा, और 2p पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब घटेगा तो 2s और 2p के बीच में रिपल्सन स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, और उस रिपल्सन की वजह से 2p को रिपेल्ड कर देगा। मतलब ओरिजिनल पोजीशन जो 2s 2p का था, ये हमारा 2s 2p का ओरिजिनल पोजीशन था। 2s अंदर चला गया और 2p उससे बाहर शिफ्ट हो जाएगा। ये जो बाहर रिपेल्ड होकर शिफ्ट हो गया, दिस इज कॉल्ड द शील्डिंग इफेक्ट। ये क्यों बाहर 2p गया? 2p बाहर इसलिए चला गया क्योंकि 2s 1s और 2s दोनों मिलके न्यूक्लियस को एक चार्ज डेंसिटी के साथ में कवर्ड अप कर रखा है। न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का इफेक्ट 2p पे घट गया, और 2p पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटने की वजह से 2p इस ओरिजिनल पोजीशन से शिफ्ट होकर यहाँ पे चला गया। एक एनर्जी गैप क्रिएट कर दिया, किसके बीच में?
2s और 2p के बीच में। जब इलेक्ट्रॉन्स नहीं था तो 2s 2p की एनर्जी लेवल सेम था, एक ही जगह पे दोनों था। आई मीन एक ही जगह पे, ये सपोज हमारा 1s था और ये हमारा 2s था, तो ये हमारा 2s था स्फेरिकल शेप में और 2p भी यहीं पे था। कब? जब ये वैकेंट ऑर्बिटल्स था तो 2s की एनर्जी 2p की एनर्जी के बराबर था। पर जैसे इलेक्ट्रॉन्स एंटर हुआ 1s में और देन 2s में, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हुआ कि 2s अंदर चला गया और अंदर जाने की वजह से न्यूक्लियस को कवरअप कर दिया टाइटली, और कवरअप करने की वजह से इसके बीच में रिपल्सिव फोर्स स्टार्ट हुआ और 2p को और अवे रिपेल्ड कर दिया। और ये शील्डिंग की वजह से 1s और 2s ने दोनों ने मिलकर न्यूक्लियस को शील्ड कर दिया और शील्ड की वजह से एक इफेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ रिपल्सिव फोर्स की वजह से 2p ऑर्बिटल्स अवे शिफ्ट हो गया। एंड द इफेक्ट इज नोन एज अ शील्डिंग इफेक्ट। एक एनर्जी गैप क्रिएट कर दिया, मतलब सेकेंड सेल की डिजेनरेसी स्प्लिट हो गई, या सेकेंड सेल ने डिजेनरेसी लॉस्ट कर दिया। डिजेनरेसी मतलब जिसकी एनर्जी सेम हो। डिजेनरेट सेल, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं ना, हैविंग इक्वल एनर्जी, मतलब सेकेंड सेल की जिसकी एनर्जी इक्वल थी 2s और 2p की जब इलेक्ट्रॉन्स नहीं था तब, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन्स इसमें एंटर हुआ तो इस सेल की डिजेनरेसी लॉस्ट हो गई। लॉस्ट होने के पीछे का दो रीजन था, एक पेनेट्रेशन इफेक्ट हो गया और पेनेट्रेशन की वजह से शील्डिंग इफेक्ट इंट्रोड्यूस होगा। इसकी वजह से 2s और 2p के बीच में एक एनर्जी गैप क्रिएट हो गया। दिस इज द एनर्जी गैप। मतलब यदि मैं इसे न्यूक्लियस बोलूं तो 1s को आप यहाँ पे दिखाओगे क्लोज द न्यूक्लियस, लेकिन 1s से हायर एनर्जी पे कौन है? 2s, उससे हायर एनर्जी पे 2s, और 2s से भी हायर एनर्जी पे कौन है? न्यूक्लियस से और अवे हो गया ना। ये रहा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1s का, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2s। 2p तो और भी डिस्टेंस पे है, 2p और भी आपको डिस्टेंस पे नजर आएगा। दिस इज एक एनर्जी गैप है, मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल ये रहा, दिस इज द फर्स्ट एनर्जी लेवल न्यूक्लियस से, सेकेंड एनर्जी लेवल 2s का और थर्ड एनर्जी लेवल 2p का है। लेकिन ये कब है? जब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन के नंबर एक से ज्यादा हो। यदि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन के नंबर एक हो तो ना तो पेनेट्रेशन इफेक्ट होगा ना शील्डिंग इफेक्ट होगा। मतलब किसी भी एटम में शील्डिंग इफेक्ट या पेनेट्रेशन इफेक्ट होने के लिए मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का होना जरूरी है, या मल्टी ऑर्बिटल का होना जरूरी है। सिर्फ 1s ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ना तो शील्डिंग होगा ना तो पेनेट्रेशन होगा। लेकिन ये 2s में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये 2p में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो शील्डिंग भी होगा और पेनेट्रेशन भी होगा। आई मीन पेनेट्रेशन पहले होगा फिर शील्डिंग इफेक्ट भी इंट्रोड्यूस होगा। होप सो कि यहाँ तक इंटायरली समझ में आ गया होगा कि सिर्फ एक s ऑर्बिटल 1s से कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एक न्यू इफेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया पेनेट्रेशन, और पेनेट्रेशन होने की वजह से एक न्यू इफेक्ट इंट्रोड्यूस हो गया शील्डिंग, और इन पेनेट्रेशन और शील्डिंग की वजह से सेल अपनी डिजेनरेसी को लॉस्ट कर दिया और एक एनर्जी गैप क्रिएट कर दिया 2s और 2p के बीच में। जो आप अफवाह प्रिंसिपल में पढ़ा करते थे कि 1s की एनर्जी लोअर होती है, उससे हायर एनर्जी 2s की और उससे हायर एनर्जी 2p की, 2s और 2p की एनर्जी गैप क्यों क्रिएट हुआ था, होप सो कि आज आपको समझ में आ गया होगा। आज के बाद होप सो कि यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होती है, पेनेट्रेशन इफेक्ट क्या होती है, और 2s 2p के बीच में एनर्जी गैप क्रिएट क्यों हुआ। इसको ऐसे समझते हैं, किसी एग्जाम्पल से समझना और भी ईजी होगा। मान लो एक, चलो ऐसे जानते हैं कि जितने भी केमिकल स्पीसीज हैं, ये केमिकल स्पीसीज मतलब जितने भी एटम मॉलिक्यूल आयन है वो दो तरह से होगा। या तो एटम यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, या तो वो इलेक्ट्रॉन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, मतलब या तो वो एटम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा। यहां पे ना तो पेनेट्रेशन होगी, मतलब नो पेनेट्रेशन, सिंपली नो पेनेट्रेशन,
एंड नो शील्डिंग। कब? जब किसी सिस्टम में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। लेकिन यदि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मल्टी इलेक्ट्रॉन मतलब एक से अधिक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा तो पेनिट्रेशन इफेक्ट भी होगा। और पेनिट्रेशन के साथ साथ में शील्डिंग भी होगी। मतलब यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में यदि पेनिट्रेशन और शील्डिंग नहीं हुई, इसका मतलब शेल की डिजेनरेसी स्प्लिट नहीं होगी। मतलब शेल विल नॉट बी लॉस्ट देयर डिजेनरेसी। जब शेल की डिजेनरेसी लॉस्ट नहीं होगी, इसका मतलब ये है यहाँ पे किसी शेल में NS इक्वल्स टू NP इक्वल्स टू ND होगी। सेल की एनर्जी एक समान होगी। ध्यान रहे, हम ये विद इन द सेल की बात कर रहे हैं। किसी सेल की डिजेनरेसी लॉस्ट नहीं होगी। लेकिन यहां पे क्या होगा, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में पेनिट्रेशन इफेक्ट भी शो करता है, शील्डिंग भी शो करता है। मतलब यहां पे एनर्जी लॉस्ट, हमें डिजेनरेसी लॉस्ट होगी सेल की। जब सेल की डिजेनरेसी लॉस्ट होगी, आपने कुछ देर पहले देखा कि NS की एनर्जी न्यूक्लियस के सबसे क्लोज था, NS की एनर्जी सबसे लो होगी, उससे हायर एनर्जी NP था और उससे हायर एनर्जी ND था। ये आपको देखने के लिए मिलेगा। दिस इज, ये भी सबका सब विद इन द सेल है। ध्यान रहे, ये सबका सब विद इन द शेल है। शील्डिंग और पेनिट्रेशन की वजह से शेल अपनी डिजेनरेसी को लॉस्ट कर देता है, जिसको हम लोग NS, NP, ND में एनर्जी गैप कुछ इस तरह से दिखाएंगे। इनको और डिटेल में समझते हैं जरा कि ये कैसे रिप्रेजेंट करें किसी एटम में। किसी एग्जांपल्स को लेते हैं, आपको समझना और भी इजी हो जाएगा। मान लो कि यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, लाइक हाइड्रोजन आटम और एक H- या आप हीलियम लो, जहाँ पे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम या उससे हायर कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। मैं दो अलग अलग केस की बात कर रहा हूँ, एक हमारा यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, दूसरा हमारा मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के यदि मैं एनर्जी ऑर्डर आपसे पूछूं तो यहाँ पे 1s होगा, उससे हायर एनर्जी 2s इक्वल्स टू 2p, चूंकि यहाँ पे डिजेनरेसी स्प्लिट होगी नहीं। इसको बोलो फर्स्ट एनर्जी लेवल, E1 में बोल रहा हूँ। चलो मैं लिख ही देता हूँ। फर्स्ट एनर्जी, ये हमारा सेकेंड एनर्जी लेवल है 2s 2p। थर्ड में एनर्जी की बात करूँ तो, थर्ड एनर्जी लेवल की बात करूँ तो थर्ड एनर्जी लेवल में क्या होगा, डिजेनरेसी स्प्लिट तो हुआ नहीं है। थर्ड एनर्जी लेवल में 3s जो है 3p के बराबर होगा और यह 3d के भी बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे डिजेनरेसी लॉस्ट होगी नहीं। कब? यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। मतलब यदि यहाँ पे एनर्जी ऑर्डर आपको लिखना हो तो एनर्जी ऑर्डर यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, एनर्जी ऑर्डर 1s की एनर्जी सबसे कम, उससे हायर एनर्जी 2s इक्वल्स टू 2p की उससे हायर एनर्जी 3s इक्वल्स टू 3p इक्वल्स टू 3d एंड देन सो ऑन चलता रहेगा। लेकिन जरा मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में देखें तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम यदि मैं आपसे पूछूं फर्स्ट एनर्जी लेवल क्या है, तो फर्स्ट एनर्जी लेवल 1s होगा। सेकेंड एनर्जी लेवल क्या होगा, सेकेंड एनर्जी लेवल हमारा 2s होगा, क्योंकि यहाँ पे तो ऑर्बिटल की डिजेनरेसी से स्प्लिट करती है। यदि मैं आपसे सेल की डिजेनरेसी से स्प्लिट करती है, सॉरी सेल की डिजेनरेसी स्प्लिट। यहाँ पे थर्ड की मैं बात करूँ तो थर्ड एनर्जी लेवल पे, थर्ड एनर्जी लेवल पे हमारा 2s के हायर एनर्जी 2p होगा। फोर्थ एनर्जी लेवल की बात करूँ तो यहाँ पे 2s के बाद जब थर्ड सेल में जाओगे तो उसके बाद आपको 3s फिर देखने के लिए मिलेगा, फिर आपको 3p एंड देन फिर 3d, सॉरी इट्स अ 3p एंड 3d एंड देन सो ऑन, ही चलता रहेगा। यहाँ पे एनर्जी ऑर्डर लिखना हो एनर्जी ऑर्डर यहाँ पे क्या हो जाएगा,
मैं नीचे शो कर रहा हूँ। 1s सबसे लोअर एनर्जी, हायर एनर्जी, 2s उससे हायर एनर्जी, 2p उससे हायर एनर्जी, 3s उससे हायर एनर्जी, 3p उससे हायर एनर्जी, 3d। होप सो कि सीक्वेंस आपको समझ में आया होगा कि ये 1s 2s 2p हम क्यों इस तरह से एनर्जी ऑर्डर में शो कर रहे हैं। हम ये सीक्वेंस एनर्जी का नीचे से ऊपर की तरफ एनर्जी हमारा इंक्रीज कर रहा है। हम तो भी सिर्फ बात किए सेकेंड सेल में कि फर्स्ट सेल में चार्ज कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सेकेंड सेल पे क्या इम्पैक्ट हुआ, और सेकेंड सेल पे इम्पैक्ट ये हुआ कि सेकेंड सेल अपनी डिजेनरेसी लॉस्ट कर दिया और इन एनर्जी गैप क्रिएट कर दिया 2s और 2p के बीच में। इस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हम थर्ड सेल की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थर्ड सेल में 3s 3p 3d किस तरह स्प्लिट करता है, तो अगले क्लास में तो डी ऑर्बिटल्स सबसे इफेक्टिव कॉन्सेप्ट होगा। बहुत कुछ स्टडी करने डी ऑर्बिटल्स में। चलो कुछ न्यूमेरिकल पहले सॉल्व कर लेते हैं इन पे बेस्ड, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस ये हैं, यदि आपसे मैं ये पूछूं, हाउ मेनी ऑर्बिटल आर प्रेजेंट इन थर्ड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल ऑफ H minus and He plus। क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन थर्ड एनर्जी लेवल ऑफ H माइनस एंड He प्लस, कि थर्ड एनर्जी लेवल में कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं H माइनस और He प्लस में। लेट अस सी, देखते हैं जरा H माइनस को पहले। H माइनस बोलने मतलब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मतलब सेल की डीजेनरेसी स्प्लिट करेगा। तो कैसे लिखा जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन सिस्टम हुआ तो पहले 1s होगा उससे हाई एनर्जी में, 2s होगा उससे हाई एनर्जी में, 2p होगा। ये हमारा फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये हमारा सेकेंड एनर्जी लेवल है, और ये हमारा थर्ड एनर्जी लेवल है। तो यहाँ पे 2p में तो तीन ही ऑर्बिटल्स होता है ना, एक हमारा px होगा, एक हमारा py और एक हमारा pz। तीन ऑर्बिटल्स होगा। तो हम कह सकते हैं कि H माइनस के थर्ड एनर्जी, कारण हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन अ थर्ड एनर्जी लेवल, तो थर्ड एनर्जी, अच्छा तो सेकंड, आई मीन थर्ड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल में ओनली 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। आंसर क्या हो जाएगा, 3। थर्ड एनर्जी लेवल में H माइनस में टोटल ऑर्बिटल्स जो प्रेजेंट है वो ओनली 3 है। लेकिन जरा He प्लस को देखते हैं तो He प्लस तो यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यहाँ पे शेल की डिजेनरेसी स्प्लिट नहीं करेगा। यदि मैं फर्स्ट एनर्जी लेवल की बात करूं तो 1s, सेकेंड एनर्जी लेवल की बात करूं तो 2s इक्वल्स टू 2p लिखा जाएगा। थर्ड एनर्जी लेवल की बात करूं तो थर्ड एनर्जी लेवल में जाके आपको 3s इक्वल्स टू 3p इक्वल्स टू 3d लिखा जाएगा। ये ना आपसे पूछा कहाँ पे, थर्ड एनर्जी लेवल पे। यहाँ का थर्ड एनर्जी लेवल ये 2p था, बट यहाँ का थर्ड एनर्जी लेवल 3s 3p 3d है। 3s में कितने ऑर्बिटल्स, 3s में टोटल एक ऑर्बिटल्स, ओनली 1। 3p, p में 3 ऑर्बिटल्स ना, px प्लस py प्लस pz, 3 ऑर्बिटल्स। d में 5 ऑर्बिटल्स, dxy dyz dzx dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, टोटल 5 ऑर्बिटल्स। कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है यहाँ पे, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 9 ऑर्बिटल्स आ रही है। मतलब He प्लस में टोटल 9 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, कहाँ पे, थर्ड एनर्जी लेवल पे। तो He प्लस में थर्ड एनर्जी लेवल पे टोटल 9 ऑर्बिटल्स हैं, जबकि H माइनस में टोटल 3 ऑर्बिटल्स सब प्रेजेंट कहाँ पे, थर्ड एनर्जी लेवल पे। होप सो कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या था, शील्डिंग क्या था, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन क्या था, आई मीन फर्स्ट सेल का कॉन्ट्रैक्शन कैसे हुआ, और यहाँ पे हम लोग एनर्जी लेवल पे ऑर्बिटल्स कैसे वर्कआउट कर रहे हैं। आज का क्लास इतना ही है।
आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को इतना अधिक से अधिक शेयर करो तो उन सभी स्टूडेंट को मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, जिसे भी बॉन्डिंग को लेके प्रॉब्लम हो रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने में या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ज़रूर वॉच करना। रीज़न ये है, मैं उसमें एक और भी बेसिक कॉन्सेप्ट को और थोड़ा डिटेल में लेकर जाऊंगा, स्पेशली डी ऑर्बिटल्स को। मैं वहाँ पे सिखाऊंगा डी ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग कैसे होती है, उसका शेप क्या है, डी ऑर्बिटल्स में डिफरेंशियल डी ऑर्बिटल्स क्या होता है, डी ऑर्बिटल्स में प्योर डी ऑर्बिटल्स क्या होता है, डी ऑर्बिटल्स में मिक्स्ड डी ऑर्बिटल्स क्या होता है, प्योर डी ऑर्बिटल्स के चार्ज डेंसिटी कितनी होती है, मिक्स्ड डी ऑर्बिटल्स के चार्ज डेंसिटी कैसी होती है, कौन न्यूक्लियस को मोर शील्ड करेगा, मिक्स्ड डी ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस को मोर शील्ड करता है कि प्योर डी ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस को मोर शील्ड करता है, जो कि वहाँ पे भी शील्डिंग इफेक्ट इंट्रोड्यूस होगा थर्ड सेल में। हमने आज डील किया सिर्फ फर्स्ट सेल और सेकंड सेल, अगले क्लास में थर्ड सेल की हम बात करेंगे। थर्ड सेल में हम ये बताएंगे कि 3D जो डी ऑर्बिटल्स है उनमें से प्योर डी ऑर्बिटल्स और मिक्स्ड डी ऑर्बिटल्स का रोल क्या है, कौन न्यूक्लियस को मोर शील्ड करेगा, कौन न्यूक्लियस को लेस शील्ड करेगा, किसकी चार्ज डेंसिटी हाई, किसकी चार्ज डेंसिटी लो होती है। अगले क्लास और अगले लेक्चर के लिए आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, बट जरूर वॉच कीजिए। आने वाले बस 5 इस सीरीज़ के अगले 5 वीडियो का ऑनेस्टली वॉच कीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ एक आइडिया मिल जाएगा कि बॉन्डिंग किस लेवल पे हम लेके जा रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ जो भी बॉन्डिंग आज तक आपने पढ़ी है हम उससे बेटर रिप्रेजेंट आपके सामने करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। आई विल सी यू, टेक केयर, बाय बाय।